नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत और दुनिया की प्रगति को दिखाने वाला प्रमुख मंच रहा है। 5 दिनों तक चले इस समिट में लगभग 65 नेताओं, देश के नेता और 45 से अधिक देशों के मिनिस्ट्रियल प्रतिनिधिमंडल जो है वो शामिल हुए। 600 से अधिक स्टार्टअप ने एआई के विभिन्न अनुप्रयोगों और पॉपुलेशन लेवल समाधानों को प्रदर्शित किया। अनुमान है कि इस आयोजन में कुल 25 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। समिट का एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर में फैला था और इसमें 13 देशों के पवेलियन मौजूद थे। इसके अलावा 300 से अधिक एग्जीबिशन पवेलियन में नई तकनीकी उत्पादों और लाइव को लेकर एआई समाधानों को दिखाया गया। और ऐसे में वैश्विक टेक दिग्गज के साथ ही एआई भविष्य नवाचार को पर भी यहां पर चर्चा होगी। हेल्थ, एजुकेशन, कृषि, गवर्नेंस और साथ ही इंटरप्राइजेस में एआई के प्रभाव और लाभ पर विशेष जोर दिया जाएगा। समिट में भारत की राष्ट्रीय पहल भारत जेन में तहत 17 अप्रैल पैरामीटर वाला बहुभाषीय एआई मॉडल भी लॉन्च किया गया और ये मॉडल जो है भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं के लिए तैयार किया गया है और भारत डेटा सागर के विधिवत डेटा सेक्टर में भी प्रशिक्षित था। और ऐसे में एआई का जो है अब इसको लेकर बेहद ही जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस ग्लोबल यूथ चैलेंज में 38 देशों में 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने आवेदन किया और 20 फाइनलिस्ट चुने गए हैं, जिसमें 15 टीमें भारत से ही हैं। प्रतिभागियों ने अपने इनोवेशन में एआई समाधानों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। समिट में जो है एआई विस्तार, दुनिया में उपयोग और लाभ को भी दिखाया जाएगा। और ऐसे में एआई समिट का महाआगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 65 देशों के नेता जो हैं इसमें शामिल होंगे और एआई तकनीक को लेकर बड़ी पहल देखने को मिल रही है। भारत के नई दिल्ली भारत मंडपम में भव्य आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम देश के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करेंगे, एआई को लेकर चर्चा करेंगे और ऐसे में 600 से ज़्यादा स्टार्टअप को भी लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एआई इम्पैक्ट 2026 को लेकर बड़ा आगाज होने वाला है। तो वहीं 17 फरवरी को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधि और अतिथि उपस्थित रहेंगे और इस अवसर पर ओम बिरला समारोह में भी शामिल होंगे और कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएंगे। बांग्लादेश की ओर से प्रधानमंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, लेकिन 2 देशों के बीच शिष्टाचार और कूटनीतिक संबंधों का प्रदर्शन हो सके। और इसी बीच प्रधानमंत्री देश के अन्य कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं और वो मुंबई के फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उपस्थित होंगे और मुंबई में होने वाले अन्य कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से शामिल होंगे। और इसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ढाका में शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम की मुख्य रस्मों में भी भाग लेंगे। और इस समारोह का आयोजन जो है द्विपक्षीय सहयोग और राजनीतिक सम्मान के उच्च मानकों को दर्शाने वाला माना जा रहा है। ऐसे में 17 फरवरी को तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शामिल होंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के काम को सराहते हुए कहा कि उनके समर्पण, मेहनत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने देश की सामरिक क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। उन्होंने ये भी बताया है कि डीआरडीओ लगभग विभिन्न परीक्षण और नवाचार कर रहा है, जो केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए ही उत्साहजनक नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गर्व और सुरक्षा का कारण भी है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकार के निरंतर प्रगति और उच्च स्तरीय शोध देश को मजबूत रक्षा तंत्र और आधुनिक तकनीकी क्षमताओं से लैस करती रहेगी, जिससे भारत की सुरक्षा और सामरिक शक्ति में अभूतपूर्व मजबूती आएगी। अच्छा काम कर रहे हैं और डीआरडीओ की लीडरशिप में जिस डेडिकेशन और साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, एश्योर्ड हूं। आपकी यह अप्रोच देश की स्ट्रेटेजिक पावर को और स्ट्रेंथ देगी, मेरा ऐसा विश्वास है।
डीआरडीओ का जहां तक प्रश्न है, डीआरडीओ ने अब तक की अपनी यात्रा में जिस प्रकार की सफलताएं अब तक हासिल की, चाहे वह मिसाइल बनाने का हो या फिर अन्य वेपन्स के बनाने का हो या एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट के रूप में आप सभी का मैं मानता हूं कि एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और आज तो मुझे खुशी होती है कि मैं देखता हूं कि कुछ ही दिन के अंदर इंटरवल पर डीआरडीओ कुछ नए नए टेस्ट करता रहता है। आप लोगों को तो खुशी मिलती ही है, लेकिन हम जैसे लोगों को भी बैठे हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवैधानिक सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनके प्रति सभी दलों का सम्मान आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्य प्रतिपक्ष का आचरण जो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करता, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और इससे भविष्य की पीढ़ियों में गलत संदेश जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और प्रतिनिधियों से अपील की है कि वो राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें और संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर बनाए रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रतिपक्ष की नकारात्मक गतिविधियों के बावजूद लोकतांत्रिक ढांचे और अनुशासन का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ताकि राज्य और देश की राजनीतिक स्थिति और लोकतांत्रिक संस्कृति बनी रहे। इसे सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं की भी एक झलक माननीय सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर। तो वहीं लखनऊ में कल से 2 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत पहुंचेंगे। 17 और 18 फरवरी को उनके दौरे के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएगी और इस दौरान भागवत 4 प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिसमें संगठन की रणनीति, भविष्य की योजनाएं और सदस्य सहभागिता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही संभावना है कि वो कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से भी भेंट करेंगे और राजनीतिक सांस्कृतिक मामलों पर चर्चा करेंगे और उनके दौरे को संगठन में विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये संघ की शताब्दी वर्ष की तैयारियां और भविष्य की दिशा को लेकर रणनीति चर्चा का अवसर माना जा रहा है। और ऐसे में ये दौरा जो है बेहद ही अहम माना जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ दौरा है और 17 और 18 फरवरी को लखनऊ में रहेंगे और इस दौरान कई बैठकें करेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर ये बैठक और ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में 17 और 18 फरवरी को 4 प्रमुख बैठकें करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं मोहन भागवत। और ऐसे में असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
रिपुन बोरा ने सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रिपुन बोरा पहले 2021 में प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके थे और जब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व किया और तरुण गोगोई सरकार के 2 कार्यकालों में लगातार मंत्री रहे और उनकी राजनीतिक यात्रा 2001 में विधायक चुने जाने से शुरू हुई थी। रिपुन बोरा के इस्तीफे के बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री गौरव गोगोई के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और ऐसे में असम में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और उनसे जानते हैं कि कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ये माना जा रहा है क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने वाला है यहाँ पर। नवीन जी नहीं, इसमें देखिए ऐसा झटका क्या ही लगेगा कांग्रेस को। कांग्रेस के 132 लोग सांसद जो थे वो भाजपा की टिकट पर लड़े, जीते चुनाव, उसके बाद सरकार में है भाजपा के साथ। तमाम जगह जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, आपका मध्य प्रदेश में तोड़ा, राजस्थान में भी यही सब रूपक रचा, तो ये गोवा में किया, ये सब चलता रहता है। इनका चरित्र है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। रिपुन बोरा के जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा कांग्रेस को? पहली चीज तो कांग्रेस में सत्ता में नहीं है, तो झटका कोई है ही नहीं उसके लिए। झटका तब होता जब वो सत्ता में होती और बहुत पावरफुल दिखाई दे रही होती कि भाई बहुत पावर में है कांग्रेस, तो वहां पे आके इनको बड़ा नुकसान हो गया कि बहुत बड़ा फिगर चला गया था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस भी है जो पूरी तरह से अब तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसे में बिल्कुल एंड मोमेंट पर इस्तीफा देना नहीं, ये आम सी प्रक्रिया है। देखिए अभी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो आप देखेंगे तमाम लोग ऐसे होंगे जो भाजपा से इस्तीफा देके सपा और कांग्रेस और बसपा में जाके चुनाव लड़ेंगे, दिखाई देगा आपको। पहले भी ऐसा होता रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया है और इसको झटका भले ही माना जा सकता है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा झटका होने वाला है कांग्रेस के लिए, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, वो चीज तो मुझे नहीं दिखाई देती। लेकिन सर खबर तो अब ये भी आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो तो निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, ईडी सीबीआई 2 ऐसे तंत्र हैं भाजपा के पास कि जो बड़े नेता आपको किसी भी पार्टी के मिलेंगे और राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं, ये सच्चाई है। नेतागिरी में जो भी आता है, राजनीति में जो भी आता है, एक बार विधायक हो जाता है, अपनी 3 पुस्तकों का इंतजाम कर लेता है भारत में। ये सच्चाई है, कड़वा सच है कि भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो वो चाहे उसने अगर गड़बड़ किया और ईडी सीबीआई की धमकी दी, 1 मिनट में आएगा। अजीत पवार जैसे दिग्गज नेता आए थे ना, आज वो दुनिया में नहीं है। तमाम बड़े बड़े नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ फाइलें लेके गिरीश सोमैया घूमा करते थे, आज वो डिप्टी सीएम है ना महाराष्ट्र के भाजपा के साथ। ईडी सीबीआई नहीं है तो क्या है? इसका क्या स्वीकार करना पड़ेगा। आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चकनाचूर करके एक विकृत रूप जो दिया गया है इन 9-10 सालों में, वो हम लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है। लोकतंत्र में अब कहाँ नैतिकता दिखाई दे रही है? नैतिकता थोड़ी है, ये तो आपका बल प्रयोग है कि ब्लैकमेल करिए, दबाव में लीजिए, कुछ भी करिए और उसको लाके अपने यहाँ शामिल करिए, कोई चुनाव निकालना। बिल्कुल। ऐसे में सर आने वाले समय में चुनाव है, उसको लेकर तैयारियों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने बोला कि सीबीआई वगैरह को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं, राजनीतिक माहौल भी गर्म हो चुका है और इसके साथ ही असम के जो सीएम है वो भी लगातार आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, कई तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी बीच ये इस्तीफा। नहीं, निश्चित तौर पर अभी आप एक चीज और नोटिस करिए अनीता जी, इस तरीके के तमाम इस्तीफे बंगाल में भी होंगे। ममता बनर्जी के कुछ लोग तोड़े जाएंगे, कुछ को दबाव में लिया जाएगा और इस तरीके की प्रक्रिया होगी। वो हमेशा होती है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई एक्सरसाइज नहीं है। इससे पहले भी होता रहा है, कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सरकारों में नहीं हुआ है। इसमें कुछ ज्यादा हो रहा है, इतना ही अंतर है, लेकिन जो है वो हो रहा है। अब दूसरी एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि अभी आप देखिए जिस तरीके से वहां पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप भारतीय हुमायूं कबीर, तो भारतीय जनता पार्टी की पोलिसी बंद है क्योंकि उसका ठीक है सर, भाजपा कर रही है। उसको बातों को डाइवर्ट नहीं करते हैं, वो पश्चिम बंगाल की बातें हैं फिलहाल। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है, अदरवाइज क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रो भाजपा आगे जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, इधर उधर जाता, आंदोलन होते, कहीं हो ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इनको पता है कि वहां हुमायूं कबीर को जितना ये मजबूत करेंगे उतना ही ममता बनर्जी का नुकसान हो सकता है। वो
इनका क्या है कि अपनी काबिलियत पे वोट नहीं लेना है, इनको लेना है वोट कि दूसरों को लड़ा दो, लोगों को लड़वा दो, जातियों में बांट दो, इसमें बांट दो, पार्टियों को बांट दो, पार्टियों को तोड़ दो। ये उस तरीके के लोग इनकी कार्यप्रणाली में और मुगलों के स्टाइल में कोई अंतर में नहीं देख रहा हूँ। अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो जो मुगलों की कार्यप्रणाली थी लगभग वही है, वही अंग्रेजों की थी। ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बता दें कि अब इस्तीफे के बाद से मुख्यमंत्री जो है हेमंता बिश्व शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री गौरव गोगोई के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। और पहले सीएम सोरेन पर आरोप लगे हैं कि उनके पास 1000 बीघा जमीन है, जबकि गौरव गोगोई पर आरोप लगाया गया है कि उनके पाकिस्तान से संबंध है। और इस पर गौरव गोगोई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि सीएम हेमंता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस ने भी इस विवाद पर मुख्यमंत्री सोरेन पर हमला बोला है और सवाल उठाया कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और अब तक असम पुलिस ने इस मामले पर कोई भी केस दर्ज क्यों नहीं किया है, और जिससे राजनीतिक उठक पुठक जो है वो अब बढ़ गई है। तो वहीं बिहार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 16 फरवरी को महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को विशेष लाभ दिए हैं। और इस योजना के तहत लगभग 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10-10 हजार रुपये सीधे जमा किए गए, और जिसका कुल जो लाभ है वो महिलाओं को मिला है। और इस मौके पर सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और सांसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से जोड़ा गया। योजना के पहले चरण में प्रत्येक महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से सवाल किए हैं कि वो गुवाहाटी हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और उनकी संवैधानिक शक्तियों को कम मत आंको। याचिका में असम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषण को लेकर जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर सभी पक्षों से संयम और संवैधानिक नैतिकता का पालन करने का आग्रह किया है। न्यायाधीश ने यह भी संकेत दिया है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह के मामले तेजी से सुप्रीम कोर्ट तक लाए जा रहे हैं, जिससे अदालत राजनीतिक बहस का हिस्सा बनती नजर आती है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में बताया कि मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जो है वो इस प्रकार की घटनाओं में संलग्न रहते हैं और उनके साथ हाईकोर्ट की वजह सीधे सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने बिल्किस बानो और अरवन को जैसे मामलों में भी उदाहरण पेश किया है, और ऐसे में चुनाव से पहले मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट पर अब बातचीत चल रही है। तो वहीं दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी पेश हुए और कोर्ट ने इस दौरान लालू परिवार पर लगे सभी आरोपों को जानकारी दी, जिसे परिवार ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लालू परिवार ने कहा है कि वो मुकदमे का सामना करेंगे, हालांकि स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट भी दी है। राव एवेन्यू कोर्ट में लालू से पूछा गया है कि क्या आप आरोपों को स्वीकार करते हैं या फिर मुकदमे का सामना करेंगे। लालू यादव ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो मुकदमा लड़ेंगे। आपको बता दें कि आरोप तय करते वक्त की ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, जब कोर्ट औपचारिक रूप से आरोपों की जानकारी देता है और आरोपियों से ये सवाल करता है। तो वहीं मुंबई में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास के बाहर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने जांच के क्रम को महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया और इस मामले में अब राजस्थान से 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जल्द ही मुंबई लाया जा रहा है। इससे पहले भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे कुल गिरफ्तारी आरोपियों की संख्या जो है वो 12 हो गई है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है ताकि उन्हें के खिलाफ विस्तार से पूछताछ की जा सके और जांच आगे बढ़े। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। तो वहीं राजस्थान के भिवाड़ी जिले में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग जो है वो बेहद ही भीषण थी और इसमें एक केमिकल फैक्ट्री में ये तेज धमाका हुआ और उसके बाद से वहां पर आग लग गई। मौके से आई तस्वीरों में फैक्ट्री में आग की ऊंची लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में लगी आग
7 मजदूरों को जिंदा जलने की पुष्टि भी हुई है। साथ ही कई मजदूर फैक्ट्री में फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया। आग से गंभीर रूप से घायल हुए 4 मजदूरों को दिल्ली एम्स लाया जा रहा है। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर 11 मजदूर काम कर रहे थे। आग की लपटें भड़कते ही कुछ मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कई अंदर फंस गए। स्थानीय डीएसपी ने बताया है कि मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। डीएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी में सामने आया कि फैक्ट्री बंद थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसे खोलकर वहां पर कुछ काम किया जा रहा था और इस बारे में जांच की जा रही है। आगे की सूचना पर आधा दर्जन दमकल मौके के लिए रवाना हुए और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किया गया और लगभग 1.5 घंटे तक भीषण आग लगी रही, जिस पर कुछ भी नियंत्रित नहीं किया गया। हालांकि देर तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका और दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में कई महीनों से ये फैक्ट्री बंद थी, जिसमें अचानक से ही आग लग गई। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्तों का स्टॉक था। मौके पर मौजूदा लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में 3 से 4 बार तेज धमाके हुए और वहां पर आग लग गई। आग लगने के कारणों के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।